डिटेल्स डाले ना, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी बहुत सारे लोग बचे हैं आने के लिए ना, थोड़ा जल्दी आ जाया कीजिए। 10-15 मिनट पहले। मैं 4:30 बजे से आ जाती हूँ। आप लोग को पढ़ाना है इसलिए, है ना। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है? वो है डेल्स का शंकु, है ना। डेल का शंकु के बारे में पढ़ेंगे। हम्म वो ब्रूनर्स का थोड़ा बाद में कर लेंगे क्या उसको? वो जेरोम ब्रूनर्स प्रतिपादक थे रचनावादी विचारधारा के, है ना। और रचनावादी के अंतर्गत ना ज्यादा उतना नहीं है, उनकी कुछ विधियां हैं, तो उसको हम लोग आराम से उसको देखेंगे। आज एक दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं। कहाँ गया मेरा वो लोकल फाइल? इसमें आप लोग लिखेंगे डेल का अधिगम शंकु मॉडल, ठीक है। डेल का ये जो शंकु मॉडल है, ये वास्तव में किस चीज के लिए है? ये अधिगम को किस प्रकार से एक छात्र या बालक ठोस अनुभवों के रूप में सीख सकता है, उसको कितने ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, इसका इन्होंने क्या किया है? शंकु मॉडल दिया है। क्लियर है? डेल्स जो हैं वो ये मानते हैं कि हम लोगों को कोई चीज ठोस रूप में प्रस्तुत करने की क्यों आवश्यकता है। क्यों हम छात्र को केवल लेक्चर विधि से पढ़ा करके सिखा नहीं सकते? क्यों हम विभिन्न विधियों का इजाद कर रहे हैं? क्यों हमको मॉडल्स, टीएलएमएस, एलएमएस आदि की आवश्यकता पड़ती है? तो इसके लिए एक एक चीज याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा भ्रांति ये है कि कई लोग ना इसको याद रखने का शंकु कहते हैं। याद रखने का शंकु नहीं है, ये अधिगम का शंकु है। अधिगम मतलब सीखने का शंकु है, याद रखने का नहीं। देखिए, याद व्यक्ति अपने अपने आईक्यू लेवल के आधार पर करता है। हो सकता है कि मुझको आपको पढ़ाने पर याद होता है, अपने अपने याद करने का तरीका है। कोई छात्र पूरा दिन सवेरे 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक के आपके लाइब्रेरी में बैठ करके मुंह बंद करके कान में हेडफोन लगा करके केवल देखते देखते पूरे थ्योरी को क्या कर रहा है? याद कर रहा है, रट रहा है। छोटे बच्चों को याद करने का स्तर क्या रहता है कि हम उसको क्या करते हैं? चिल्ला चिल्ला के पढ़वाते हैं। बच्चे चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, उनको मजा आता है उसमें, उनको वैसे याद होता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो उनको अपना खुद सेल्फ स्टडी करने में याद होता है। कई लोग याद करने के लिए जो पढ़ते हैं उसको बार बार लिख लिख करके भी देखते हैं। अपने अपने लोगों का रिमेंबर करने का, विषय वस्तु को याद करने का तरीका अलग अलग होता है ना।
तो ये याद करने का शंकु नहीं, ये भ्रांति है। इसके मॉडल में एक भ्रांति डाल दिया गया है कि याद करने का शंकु है। आप अपने आईक्यू लेवल, अपनी क्षमता के अनुसार चीजों को याद करते हैं। याद करने का तरीका हर मनुष्य का अलग अलग होता है। कोई जरूरी नहीं कि मुझे पढ़ाने पर याद होता है तो आपको भी पढ़ाने पर याद हो। क्लियर है? सबके याद करने का तरीका अलग है। इन्होंने अधिगम का छात्र किस स्तर पर जाकर के कितना अधिगम प्राप्त करने में ठोस मॉडल या दृश्य चीजें या जो विषय वस्तु है वो उसमें सहयोग प्रदान कर रही है, वो इस चीज को बताते हैं। क्लियर है? तो आज हम डेल का अधिगम शंकु के बारे में जान रहे हैं। और डेल जो है, देखिए इसमें भी अच्छी ऑथेंटिक बुक है ना, जिसका मैं लेकर के आई हूं, ये ऑथेंटिक बुक है, जाना माना बुक है ना। उसमें भी लिख दिया ऊपर में, एक सामान्य व्यक्ति कितना याद रख सकता है। ये याद नहीं है, ये ठोस चीजों को देख करके अधिगम प्राप्त करने का है। ठीक है, अब आते हैं क्या है। तो चीजों को देखते हैं। मैं इसीलिए बोल रही थी, एक दिन और बोल रही थी ना, कि घर में जो ऑनलाइन पढ़ते हैं ना हम लोग, कान में लगा करके, दो प्रकार का पढ़ना है। एक, आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं और उसमें आप याद करते हैं, उसमें आप अनुभव करते हैं और उसके बाद उन चीजों को सीखते हैं, वो भी एक सीखना है। एक, जब आप सुबह से लेकर के शाम तक पुस्तक के सामने में रहते हैं, पुस्तक के सामने में रहते हैं, आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, आपके मम्मी पापा को लग रहा है मेरी बेटी या बेटा पढ़ रहा है, दुनिया वाले लोगों को लगता है कि आप तो 24 घंटा चश्मा लगा करके पुस्तक के सामने पढ़ रहे हैं। आपको खुद को ये भ्रांति है कि आप पढ़ रहे हैं, पर वास्तव में आपका मस्तिष्क कितने समय के लिए अपने चेतन अवस्था में उस चीज को रख रहा है, चेतन फॉर्म में रख रहा है, वो आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। कि ये शंकु यही कह रहा है, एक्चुअल में आप जो पढ़ते हैं, कुछ चीजें आपके चेतन मस्तिष्क में स्टोर होती हैं, कुछ चीजें आपके अचेतन मस्तिष्क में स्टोर होती हैं। आपका मस्तिष्क 24 घंटा एक्टिव नहीं हो सकता। ये सब बातें मैं नहीं बोल रही हूं, ये हमारे डेल कह रहे हैं, ये सब बातें हमारे डेल्स कह रहे हैं। ठीक है, कि आपका मस्तिष्क 24 घंटा एक्टिव नहीं रह सकता। आप क्यों ना 24 घंटा पुस्तक के सामने बैठे रहें। आपको इस चीजों को सीखना है तो आपके पढ़ने का तरीका जो है वो बदलना होगा, या छात्र के अधिगम का तरीका जो है अलग अलग तरीके से उसको प्राप्त करना होगा। कैसे? ऐसे, कुछ समय छात्र क्या करे, कुछ समय छात्र बुक रीडिंग कर ले, कुछ समय छात्र मोबाइल से वीडियोस देख करके, सुन करके उस चीजों को सीख ले, कुछ समय छात्र लिख करके देख ले, कुछ समय छात्र मौन वाचन कर ले, कुछ समय छात्र एक दूसरे से डिस्कस करके देख ले। और आप ये चीज को अपने जीवन में अप्लाई करके देखिएगा और आप उस चीज को खोजने का प्रयास करिएगा कि मुझको किस स्थिति में ज्यादा याद होता है। जैसे मेरी एक सबसे बड़ी उपलब्धि बोल सकती हूँ या मजबूती, कि अगर मैं कोई भी पाठ, कठिन से कठिन पाठ एक बार किसी को बता देती हूँ, चिल्ला के बता देती हूँ, या दीवार को भी बता दूंगी चिल्ला चिल्ला के ना, तो वो पूरा यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, वो रिकॉर्ड अच्छे से हो जाता है। ठीक है, डिस्कस कर लेती हूँ तो मेरे को रिकॉर्ड हो जाता है। पर मेरी छोटी वाली बहन को ऐसा नहीं होता, वो जब तक लिखती नहीं है उस चीज को तब तक उसको याद नहीं होता। तो यही चीज डेल कह रहे हैं। हमारा कहाँ गया जी डेल? फिर गायब हो गया क्या? फिर से लाना पड़ेगा? हाँ ठीक, ये इधर से टच हो जाता है लगता है ना। तो डेल क्या कहते हैं? तो डेल कहते हैं कि आप 24 घंटा सोचे कि मेरे को 90% अधिगम प्राप्त हो, वो संभव नहीं है। आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, है ना, धोखे में रख रहे हैं। आप इन सभी प्रतिमानों का प्रयोग कीजिए, आपका अधिगम
क्षमता जो है, विषय वस्तु की क्षमता सीखने की है, वो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए इनका कहना है कि जब एक सामान्य व्यक्ति जो है शब्दों को या पुस्तक को निकाल के क्या करता है, पढ़ता है, उन शब्दों को पुस्तक को निकाल करके क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, तो वो कितना प्राप्त कर रहा है, जो हम पढ़ते हैं उसका हम कितना परसेंट प्राप्त करते हैं, 10% प्राप्त करते हैं। 10% ही पूरे पुस्तक को आपने पढ़ा, पढ़ तो लिया पूरा पुस्तक, 100% पढ़ा आपने, 5 बार पढ़ा, पर उसका जो अधिगम, जो सीखने की क्षमता है या सीखने का जो गति है, वो आपका 10% रहेगा। ठीक है, मतलब पढ़ने से हमको 10 नंबर मिल रहा है। मेरे कोड को याद किया करो, आपको ऐसे याद नहीं होगा। पढ़ने से हमको 10 नंबर मिल रहा है। पढ़ने से हमको कितना नंबर मिलता है, 10 नंबर मिलता है। जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो सुनने का मतलब 10 नंबर कान से सुन लिए, इस कान से, और 10 नंबर इस कान से, तो हमारे कान कितने होते हैं, 2। तो 10 और 10 कितना प्रतिशत आप सीख रहे हैं, 20। मतलब आप 20% अधिगम प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर है? पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से 10% अंक प्राप्त हुआ, मान लीजिए 10% आपने अधिगम सीखा। यदि आप उसको सुन रहे हैं आंख बंद करके, मोबाइल लगा करके कान में, और यही वीडियो को आप देख रहे हैं, इसी वीडियो को देखने में आपको मात्र, देखने में नहीं, सुनने में मात्र आपको 20% का ही अधिगम प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? अगर आप इसी को कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चीज को आप देखते हैं, केवल देख रहे हैं, ठीक है, देखकर भी आदमी सीखता है। कैसे देख करके सीखता है, कि मान लीजिए कोई चित्र है, ठीक है, चित्र है, उसमें आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं, इस पैटर्न्स को आप देख रहे हैं कि ऐसे 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 बदल रहा है, उस पैटर्न को देख रहे हैं। या फिर आप उदाहरण के लिए किसी पुराने चित्र को याद कीजिए जिसको आपने देखा हो और उस चीज को मेमोराइज कर रहे हैं। हिस्ट्री का कोई या भूगोल का कोई, जैसे भूगोल का हम लोग चित्र देखते हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, विजुअलाइज कीजिए। आप जो देखे हैं उसको याद कीजिए। अभी वो चित्र आपके आंख के सामने क्या होना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए। आप याद करो, पहली बार मकर रेखा को देखा होगा आपने, तो आपने वहां जाके नहीं देखा होगा, आपके टीचर ने ऐसा गोला बनाया और ऐसा ऐसा उसमें एरो किया, विजुअलाइज हुआ। विजुअलाइज जो हुआ ना, जो आपने देखा था और जो आज को आपको याद है, तो वो आपको पूरा तो याद नहीं होगा उसके बारे में जो बताए होंगे, पर हाँ ये है कि उसका 30% आपने देखने पर अधिगम प्राप्त कर लिया। देखने में हमने क्या प्राप्त किया, 30, हाँ 30% क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ, देखने में प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात इसके अंतर्गत आप किसी स्थिर चित्र को देख रहे हैं या गतिशील चित्र को देख रहे हैं। ये शंकु को आप निर्माण करते रहिए। मैं आज ब्लैक बोर्ड वर्क इसलिए नहीं करवा रही हूं क्योंकि इसके बाद बहुत सारा आप लोग को लिखना पड़ेगा, आज केवल लिखेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसको बनाते रहिए भड़ाभड़। होता क्या है, पढ़ने में आप शब्द पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, सुनने में आप व्याख्यान सुनते हैं, है ना, आंख बंद करके व्याख्यान सुनते हैं। सबसे बोरिंग व्याख्यान जो होता है वो कॉलेज का होता है। मैं 1-2 बार अटेंड करी थी, मतलब सच में, मतलब मजा नहीं आया था तो व्याख्यान जो है ना, वो क्या करता है, 20% अर्थात केवल सुनने का कार्य करता है। व्याख्यान को हम कान से सुन रहे हैं, 10 यहां से 10 यहां से, अर्थात 20% हमको अधिगम प्राप्त हुआ। 10 नंबर हमको किससे प्राप्त हुआ, पुस्तक पढ़ने से प्राप्त हुआ। 20% हमको किससे प्राप्त हुआ, 10 + 10 = 20। ठीक है, आपका इस कान से, ये समझ लीजिए आपका ये है आंख, ये हो गया आपका कान, ऐसे ही कुछ बनता है। ये राम नाम का लड़का है, ठीक है,
और इसको 10% इस कान से और 10% इस कान से प्राप्त हुआ। ठीक है, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ये चित्र आपको याद रहेगा, इसलिए मैं राम को बुलाई हूं। ठीक है, मैं भी तर जाऊंगी राम का नाम लेने पर। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट। 30% में क्या किया था? यही राम जो है, राम के पास आ गई सीता। ठीक है, सीता जी जो है वो कितना % अधिगम प्राप्त कर रही हैं आंख से देख करके? चोटी बना दे क्या? चलिए ठीक है, ये आप समझ लीजिए उसकी चोटी है। ओके, तो ये, अरे गीता नाम रख देते हैं भाई, राम सीता नहीं बोलते, गीता नाम रख देते हैं। गीता नाम की कोई लड़की है, वो चित्र को देख रही है, तो देखने में इसको कितना % मिल रहा है? 30% मिल रहा है। ठीक है, गीता को देखने में हमको कितना % मिल रहा है जी? 30% मिल रहा है। मतलब आप किसी स्त्री को देख रहे हैं या आप किसी पुरुष को देख रहे हैं, तो आपको कितना % अधिगम प्राप्त हो रहा है? मात्र 30%। देखिए मजाक नहीं है, समझिए चीजों को कि हमको याद करने का तरीका रहना चाहिए। मैं इसको चाहूं तो ऐसे ही बता सकती हूं, पर आप लोग को मेरे को याद करवाना है ना? तो गीता है, गीता को देखने में 30% का अधिगम प्राप्त हो रहा है, जबकि राम को कान से सुनने में 20% का अधिगम प्राप्त हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं कि यहां कोई मान लो, कोई अच्छा सा नाम बताइए आप ही लोग, कोई सा भी नाम बता दीजिए, कोई सा भी अपने ही नाम बता दीजिए। मैं अभी यहां नहीं, मैं अपना इधर रखूंगी। ठीक है, तो यहां मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी चीज को, देखिए यहां का ना हम लोग गीता का ना सिर्फ आंख बनाएंगे। ठीक है, गीता का केवल आंख बनाया है, और यहां ना इसका राम का जो है वो केवल हम क्या बना देंगे? कान बस बना देते हैं। ठीक है, तो तो देखने मात्र बस से हमको कितना % प्राप्त हुआ? 30% प्राप्त होता है। ठीक है, किसी को भी आप देख रहे हैं तो वो आपको पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाएगी या हो जाएगा, वो केवल उसके अधिगम का 30% प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी चीज को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, अर्थात यहां आंख भी आ गया और कान भी आ गया, तो आप कितना % प्राप्त कर रहे हैं? 10 और ये आंख से कितना हो गया? 30। 10 प्लस 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 50%। ओके, समझ में आ रहा है ना? चीजें समझ में आनी चाहिए। ड्राइंग बनाने का तात्पर्य यह है कि मैं आप लोगों को एपिसोडिक बफर दे रही हूं, अर्थात विजुअलाइज फोनिक घटनाओं से रूबरू करा रही हूं। ओके, यहां क्या होता है कि जब कोई छात्र किसी विषय वस्तु को देखता है, सुनता है, उसका 50% अधिगम प्राप्त करता है। अर्थात मैं कोई मॉडल लेकर के आ रही हूं, डीएनए मॉडल या फिर पाचन तंत्र का मॉडल, तो उस छात्र को मैं यहां रख रही हूं और उसको चला रही हूं, तो वो छात्र क्या कर रहा है? उसको देख रहा है और उसको सुन रहा है, अर्थात वो कितने % का अधिगम प्राप्त कर रहा है? 50% का अधिगम प्राप्त कर रहा है। 50% का अधिगम प्राप्त कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो छात्र वीडियो देख करके घर में क्या कर रहे हैं? लर्निंग कर रहे हैं, है ना? सुबह से शाम तक यूट्यूब में बैठे हैं, क्लास देख रहे हैं, क्लास देख तो रहे हैं,
वो केवल सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ क्लास में आपको बार बार वो चीज क्या करवाती हूँ, बोलवाती हूँ, वो बार बार वो चीज आप अपने मुंह से क्या करते हैं, बोलते हैं। तो वो कर नहीं रहे हैं वो लोग चिल्ला चिल्ला के मैं बोलूंगी और अपने घर में हेडफोन लगा करके चिल्ला चिल्ला के ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऐसा करेंगे तो घर वाले बोलेंगे क्या हो गया इसको। ठीक है, तो जो आप लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं ना, जो बच्चों की तरह रट रहे हैं ना, वो उससे आपके अधिगम का स्तर बढ़ रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये कौन बोल रहे हैं, डेल बोल रहे हैं। अर्थात वीडियो लर्निंग जो करते हैं आप, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, केवल आप मेरे बताए गए विषय वस्तु या किसी के बताए गए विषय वस्तु का मात्र 50% आप सीख रहे हैं। आपको लगता है कि मैंने 5 मिनट के वीडियो को क्या कर लिया है, सीख लिया है। मैंने क्या कर लिया, उसको सीख लिया, मैंने समझ लिया। तो उस 5 मिनट के वीडियो में और इस 1 घंटे के क्लास में इस अधिगम के परसेंट का क्या है, अंतर है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि जब आप किसी चीज को कहते हैं, जैसे आप बोलते हैं, आप यहां लिखते भी हैं वो चीज को, बाध्य होके लिखते हैं, है ना। तो यहां क्या कर रहे हैं, उस चीज को लिख रहे हैं। लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपको दोबारा नहीं मिलेगी, आपको उस कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से चित्र बनाते हुए उसको लिखना है। तो लिखना है, कहना है, या फिर इसमें देखिए एक चीज दिया है, कार्यशाला में सहभागिता। अर्थात इसमें सारी चीजें आ रही हैं आपकी, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कह रहे हैं, रट रहे हैं और लिख रहे हैं। मतलब आप लोग कितना सीख रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं इस क्लास में, जो है बैठ के पढ़ रहे हैं, उन लोग पढ़ रहे हैं 70% अधिगम सीख रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रही, कौन बोल रहा है, डेल बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब आइए मेरे पास। मैं यहां घर से पढ़ के आती हूं, क्यों, मैं जानती हूं यहां सब सीटेट क्वालिफाई है, बीएड किए हुए हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन गोली के जैसे क्या कर देंगे, दाग देंगे। धोखे से कुछ गलत बता दूंगी तो दूसरे दिन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ क्या करना है, उसकी पूर्व तैयारी करके आनी है। मैं घर से पढ़ के आती हूँ, नहीं पढ़ के आती तो यहाँ बैठ करके पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद यहाँ आती हूँ, मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, और लिखने के बाद आपको वो विषय वस्तु पढ़ा रही हूं या उसको करके दिखा रही हूं। अर्थात मैं डूइंग कर रही हूं, टीच अदर्स कर रही हूं। तो मैं कितना परसेंट सीख रही हूं, अरे मेरे को यही बस होता है, मेरी एक कमजोरी है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूं, बहुत कमजोरी है मेरी, वो गलत चीज है भी, बहुत गलत चीज है। ठीक है, तो ये जो है आपका डेल का त्रिकोण शंकु है। ओके, एक बार रटे, बोले, पढ़े। मैं क्यों बोलती हूँ पढ़िए, आप जोर जोर से चिल्ला के, आप अपने आप को 6-7 साल का बच्चा समझ करके कीजिए। जब ये क्वेश्चन ये आ चुका है आपके शिक्षक भर्ती में, पिछले वर्ष का PYQ को खोल करके देखिएगा कि छात्र किसी चीज को देख रहा है और सुन रहा है तो वो कितने प्रतिशत का अधिगम प्राप्त कर रहा है या कितना प्रतिशत याद रख रहा है। ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसी आया था 2019 वाले में, देखिएगा, या तो जो पिछले बैक वर्ष का है वो ऐसे ही आया है क्वेश्चन, सहायक शिक्षक या शिक्षक में आया है। उसने डेल का शंकु नहीं पूछा, पर मैं बता रही हूं कि डेल ने ये सब बात बताई है। ठीक है, तो अब पुस्तक कॉपी लिखना बंद, अब सबका ध्यान मेरे साइड। देखो 5 मिनट में मैं आपको याद करवाती हूं, एक बार याद करो कि जिंदगी में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो दोबारा आना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अधिगम के स्तर के लिए या अधिगम को कितना हम ठोस विषय वस्तु के रूप में प्राप्त कर पा रहे हैं, इसके लिए डेल ने अपने शंकु को दिया, जिसे हम डेल शंकु के नाम से जानते हैं। अब कल्पना कीजिए आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब मैं कोड में पढ़ा रही हूं ना, आपको रटवा रही हूं, कोड में पढ़ रहे हैं, घर में केवल पढ़ रहे हैं, आपको 10 नंबर मिला। कितना नंबर मिला, 10 नंबर। 10 नंबर मतलब 10%, क्लियर है। 10 नंबर मिला आपको, कितना नंबर मिला,
10 नंबर। पढ़ने में कितना नंबर मिलता है? 10 नंबर मिलता है। जब हम किसी चीज को अपने कानों से सुनते हैं तो 10 यहां से और 10 यहां से, अर्थात 20 नंबर मिला। कितना नंबर मिला जी? 20 नंबर मिला। कितना नंबर मिला? 20 नंबर। इसके अंतर्गत क्या आता है? व्याख्यांश सुनना आता है, अर्थात परिभाषित करना, वर्णन करना, सूचीबद्ध करना, व्याख्या करना, ये सारी चीजें जो हैं ये किसके अंतर्गत आ रही हैं? पढ़ने और सुनने में आ रही हैं। क्लियर है? कोई व्यक्ति किसी चीज का वर्णन कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितने प्रतिशत का अधिगम प्राप्त हो रहा है? कोई व्यक्ति किसी चीज की सूचीबद्ध कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, तो वो किन तथ्यों में कर रहा है? तो एक तो पढ़ के कर रहा है और दूसरा व्याख्यान सुन करके कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका देखना। आइए, जब कोई विषय वस्तु को हम देखते हैं, तो मैंने एक कहानी बताया कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष को देखती है तो कितना प्रतिशत अधिगम प्राप्त कर रही है? 30%। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को देख रहा है तो कितना प्रतिशत अधिगम प्राप्त कर रहा है? मात्र 30%। व्यक्ति को पढ़ना इतना आसान नहीं है। मनुष्य सबसे क्लिष्ट प्राणी है, विषय वस्तु है जिसको हम अध्ययन नहीं कर पाते। ठीक, किसके दिमाग में क्या चल रहा है हम उसका अध्ययन नहीं कर पाते। तो अगर हम देख करके किसी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमको केवल 30 अंक मिलता है, 30% का अधिगम प्राप्त होता है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। जब आप दिमाग लगाइए, आप अगर घर में हैं और इसी क्लास को आप रिकॉर्डिंग के रूप में सुन रहे हैं, या मेरे जैसे और लोग भी पढ़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, वो उनको आप कान में ठूस के 24 घंटा सुबह से लेकर शाम तक के रामायण जैसे जय श्री राम जय श्री राम, इसका वीडियो उसका वीडियो इसका वीडियो, ऐसा पढ़ाया वैसा पढ़ाया। वो अच्छा तो पढ़ाया, पर आपने कितना प्राप्त किया? आपने प्राप्त किया 50%। आप समझिए, आपने अपने अधिगम का जो 50% पार्ट है वो गंवा दिया, अपने समय को क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। ठीक है? सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। सारे चीजों को करिए, कोई एक चीज नहीं। आगे तो 50% जब हम देखते हैं सुनते हैं, अर्थात मैं आपको पहले भी चित्र में बता चुकी हूं, कान से सुनने में हमको 20%, 10+10, और आंख से देखने में हमको 30, यहां दिखा रही हूं मैं, आंख से देखने में 30% और कान से सुनने में 10+10। ये रामू है, उसको टोटल 50% का अनुभव प्राप्त हो रहा है अगर वो मेरी वीडियो को अपने घर से क्या कर रहा है? रिकॉर्डेड क्लास या ऑनलाइन देख रहा है। क्लियर है? अब आते हैं आपके बारे में। विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, आपको मैं जो बताती हूं उसका आप कितना % सीखते हैं? 100? नहीं। 100 आप बोल तो रहे हैं, आप समझ तो रहे हैं, 100 आपको लग रहा है, परंतु जो 30% आपका है वो अचेतन मस्तिष्क में चला गया और कुछ दिन के बाद रिसाइकल बिन में चला जाएगा, और कुछ दिन के बाद, जैसे 30 दिन के बाद वो पूरा डिलीट हो जाता है, वैसी वो डिलीट हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि जब आप अपने स्कूल में भी अपने शिक्षक से बोर्ड के माध्यम से पढ़ते थे, क्या आपको सारी थ्योरीज एज इट इज याद है? नहीं है। उसका आपने 70% ही आपके चेतन मस्तिष्क में रखा, जो भूल गए हैं, अर्थात वो सारी चीजें आपके अचेतन मस्तिष्क में चली गई। मस्तिष्क के अंदर में है, ऐसा नहीं है। अभी एक तो मूवी आया है, नाम नहीं लूंगी, ठीक है, उसमें उसका मस्तिष्क पूरा क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। ठीक है, सर्च मार लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब आप किसी चीज को कहते हैं, लिखते हैं, यहां क्लास में आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं। मैं बार बार भावात्मक, हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा स्तर दिया, ऐसा बोलती हूं तो आप लोग दोहराते हैं।
धीरे दोहराते हैं तो मैं बार बार बोलती हूँ जोर से चिल्लाइए। क्यों चिल्लाइए? क्योंकि आपको वो अधिगम स्तर में मुझको लेके जाना है। क्लियर है? ये अंतर है चीजों में। ये मैं नहीं कहती, ये कौन कह रहा है? डेल कह रहा है। ठीक है, तो डेल ने कहा कि जब हम कक्षा में बैठ करके चीजों को पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, आप लिखिए भी, लिख भी रहे हैं, तो वो आपको क्या प्राप्त हो रहा है? उस अधिगम का 70% चीज आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। ठीक, उस विषय वस्तु को आप यह अधिगम कर रहे हैं कितना परसेंट? 70% कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विश्लेषण करना, योजनाबद्ध करना, सृजन करना, मूल्यांकन करना, अर्थात ये यथार्थपूर्ण रहता है। ये क्या कहलाता है? यथार्थपूर्ण। देखो, जिसमें आप एक्टिव रूप से काम करना चालू कर दे रहे हैं वो एक्टिविटी में आ रहा है, अर्थात ये जो यहां से है आपका एक्टिविटी में आ रहा है, ये भाग एक्टिव में आ रहा है। और ये भाग जो है ना 30% के ऊपर का, वो आपका पेसिव में आ रहा है। पेसिव मतलब एक सकारात्मक होता है, सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है ना? देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें आप किसी भी प्रकार का कर्म कर रहे हैं क्या? गतिविधि कर रहे हैं क्या? गतिविधि कर रहे हैं क्या? आप फिजिकली रूप से उस चीज में अटैच उतने ज्यादा नहीं है, परंतु इधर से जहां आप आते हैं उन चीजों में आप अटैच होना चालू कर रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो आता है लास्ट में तात्पर्य यह है कि किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं? देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और उस चीज को करके यहां दिखा रहे हैं। उस चीज का मैं प्रदर्शन कर रही हूं। यहां मैं जो पढ़ी हूं उस चीज का मैं यहाँ क्या कर रही हूं? प्रदर्शन कर रही हूं। अर्थात आप कितना परसेंट का अधिगम प्राप्त कर रहे हैं? 90% का अधिगम प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आपको याद रहने की जो क्षमता है 90% तक की हो सकती है, बशर्ते आपका आईक्यू लेवल भी उस पर निर्भर करता है। सभी का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। वास्तविक मस्तिष्क, आभासी मस्तिष्क, गुण 100, ऐसी कुछ कुछ है ना? है ना? है कि नहीं है? आईक्यू लेवल ज्ञात करने का या ऐसा कुछ दोनों में से कोई ऊपर है, कोई नीचे है ना? है ना? आभासी मस्तिष्क बटा वास्तविक मस्तिष्क इंटू 100, ऊपर नीचे है ना? जो भी है, तो वो उसका क्या है? आईक्यू लेवल भी क्या करता है? इस पर निर्भर करता है। उसकी अधिगम की शैली भी निर्भर करती है, उसकी प्रकृति भी निर्भर करती है इस शंकु का प्रयोग करने में। यदि इसी को हम बोले तो इसको हम लर्निंग के स्टेज में देखें तो ये लेक्चर दे रही हैं, तो अर्थात ये 5% बस सिखा रहा है। उस चीज को रीडिंग कर रहा है तो वो छात्र उसका 10% सीख रहा है। वो उस चीज को ऑडियो विजुअल में जा रहा है, अर्थात सुन भी रहा है और वो कर रहा है, क्या कर रहा है? ये ऑडियो विजुअल नहीं कहलाएगा, केवल ऑडियो के रूप में आएगा। तो ऑडियो के रूप में वो कितना परसेंट कर रहा है? 20% कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन में जो है वो 30% प्राप्त कर रहा है, अर्थात उस चीज को वो क्या कर रहा है? देख रहा है, डेमो देख रहा है ना? ये देखिए यहाँ पाचन तंत्र का चित्र, वो डेमो 30%। ठीक है? डेमो स्त्री ने पुरुष को दिया, पुरुष ने स्त्री को दिया, क्या चीज? डेमो, केवल 30% का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 50%, डिस्कशन में आ गया। डिस्कशन से तात्पर्य ये क्या है? 50% मतलब आपका मेरा यहाँ डिस्कस यदि होता है, या फिर जिसमें आप क्या कर रहे हैं? सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अभी बोल नहीं रहे ना, यहाँ डिस्कशन नहीं आना चाहिए कायदे से। यहाँ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो वो आपका 50% है, अर्थात 10 कान से 20 हो गया और आंख से देखे तो वो 30 हो गया। 10 धन 10 धन आंख से देखे 30 इज इक्वल टू 50। ये चित्र याद रखिएगा, क्योंकि वहां ना क्वेश्चन जब आता है आप इतने प्रेशर में रहते हैं कि सारी चीजों को रटना आवश्यक नहीं है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद
90% आपको कब प्राप्त हो रहा है? 70% जब आप कहते हैं लिखते हैं तब प्राप्त हो रहा है पात्र अभिनय, या इसमें प्रतिरूप या सतत अनुकरण आता है। और जब आप उस चीज को टीचिंग कर रहे हैं, मतलब देखिए आप यहाँ प्रैक्टिस डूइंग कर रहे हैं, तो यहाँ 70% प्राप्त करते हैं। ठीक है, 70% प्राप्त करते हैं। और किसी को आप पढ़ाने जा रहे हैं तो इनका कहना है कि पढ़ाने का स्तर जो रहता है वो अधिगम प्राप्त करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब ये डेल का शंकु है, आप लोग बना लिए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट नया टॉपिक में आइए। एक बार मैं पूछूं क्या? पूछती हूं भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए। जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं, एक आंख बंद कर लीजिए, चित्र नहीं देखना अब। हाँ, आपको कितना याद हुआ मैं देख रही हूँ, सबके सब आंख बंद कीजिए, आंख तो बंद ही कर लीजिए, विजुअलाइज कीजिए जो मैं सब कुछ बताई हूं। ठीक है, नकल नहीं मारना। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, कितना अंक मिला पढ़ने में? 10। पढ़ने में कितना मिला? 10। पढ़ने में कितना मिला? 10। जब हम एक कान से और दूसरे कान से, दोनों कान से सुनते हैं तो कितना मिला? 20। कान से सुनने में 20, कान से सुनने में 20। ठीक है, जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, स्त्री ने पुरुष को देखा, पुरुष ने स्त्री को देखा, कितना प्रतिशत देखा? 30% बस देखा। कितना प्रतिशत देखा? 30% देखा। ठीक है, जब हम किसी चीज को सुनते और देखते दोनों हैं, तो आप दिमाग लगाइए कि आप सुन रहे थे तो 20 मिल रहा था, देख रहे थे तो 30 मिल रहा था, अर्थात 30 + 20 = 50। तो जब हम सुनते हैं और देखते हैं तो हमको कितना परसेंट प्राप्त होता है? 50। जब हम सुनते हैं और देखते हैं तो कितना परसेंट प्राप्त होता है? 50। जब हम देखते हैं तो कितना परसेंट प्राप्त होता है? 20% की 30%। जब हम देखते हैं तो कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? 30%। जब हम कान से सुनते हैं तो कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? 20%। एक कान से 10, दो कान से 20, 10 + 10 = 20। ठीक है, जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हो रहा है? 10%। फिर से रिवाइज करते हैं, पढ़ने में 10%, सुनने में 20%, देखने में 30%। और हमारा 50% कब होता है? जब हम किसी चीज को देखते हैं और सुनते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं और हम सुनते हैं। और जब आप क्लास में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, वो क्या है? तो वो हो गया आपका कितना परसेंट? 70% है। जब आप क्लास में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप कर रहे हैं 70% का अधिगम। और जो केवल देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और उनको कितना प्रतिशत प्राप्त हो रहा है? 50%। क्लियर है? 50 के बाद आप अपने आप को 70% में रखिए। और आप मेरे को यहां टीचिंग करने में क्या रखेंगे? जब मैं उस चीज को कर रही हूं। अब यहां करना याद रखिए, अर्थात मैं कर रही हूं तो देख करके, सुन करके, कह करके, पूरी एक्टिविटी करके सीख रही हूं, अर्थात मैं 90% सीख रही हूं। क्लियर है? फिर से एक बार करें क्या? आंख बंद करो, ईमानदारी से आंख बंद करो यार, मजा नहीं आएगा फिर। अब तो जो वो उसी को पोस्ट मिलेगा जो ईमानदारी से आंख बंद करेगा। आज बंद मतलब बंद, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक का एक गुण और है कि हमको ईमानदार होना आवश्यक है। तो पहला गुण मैं आप लोगों में डाल दी। बंद कीजिए आंख। चलिए, पढ़ने में कितना परसेंट? 10%। अब मैं आगे पीछे कर दूंगी ना, अब मैं आप लोग के साथ खेल रही हूं। इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। आगे पढ़ेंगे मस्तिष्क मंथन या मस्तिष्क विप्लव की विधि। समस्या आपके दिमाग में डाल रही हूं कि मैं ऊपर नीचे विषय वस्तु को कर दूंगी, आंसर आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो 10%। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो 10%। जब हम किसी चीज को देखते और सुनते हैं तो 50%, 50%। जब हम किसी चीज को देखते और सुनते हैं तो 50%। जब हम किसी चीज को केवल सुनते हैं तो 20%। जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो
20%। जब किसी चीज को हम केवल देखते हैं तो 30%। जब हम किसी को देखते हैं तो 30%। जब हम उस चीज को देखते और सुनते दोनों हैं तो 50%। जब हम उस चीज को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं तो 70%। जब हम किसी चीज को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं तो 70%। और जब हम किसी चीज को करके दिखा रहे हैं या टीच करके दिखा रहे हैं तो पक्का। चलिए, याद तो हो गया मतलब सब। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए। ये डेल का त्रिशंकु था। कल मैं शुरू से लेकर के अंत तक पूछूंगी। रट के आना, किसी भी दिन पूछ दूंगी, एक एक को खड़ा करा के पूछूंगी। ठीक है, अच्छे से याद करके आना। खासकर ब्लूम टेक्सानॉमी को रट के आइएगा, उसके अंदर के कंटेंट्स को रट के आइएगा अच्छे से। हर्बर्ट स्पेंसर का और इसका स्मृति स्तर को पूरा याद करके आइएगा, रट के आइएगा, अंदर के कंटेंट को याद करके आइएगा। मैं आपसे पंचपदी का पूरा क्रम पूछूंगी। पंचपदी का जो पूरा क्रम है वो आपको बताना पड़ेगा। भावात्मक का जो अंदर का 5 पद है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो हम लोग स्किनर का जो अन्य नाम है वो सब बताना पड़ेगा। कोहलर का नाम बताना पड़ेगा। थॉर्नडाइक के पूरे सिद्धांत बताने पड़ेंगे। ये सब आप कल करके आएंगे ही, मैं पक्का पूछूंगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं आज। वो है हमारा क्या चीज? वो है हमारा विधि, शिक्षण विधि, जो कुछ छूटा हुआ था। ठीक है, हाँ अच्छा ये बताइए, जो एक आंख से देखेगा तो भी तो वो उसी को ही देखेगा जी, और जो दोनों आंख से देखेगा आप मेरे को एक आंख से देखोगे है, तो भी तो मैं ऐसी दिखाई दूंगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो मैं याद कराने के लिए चित्र बनाई भाई, कि एक कान से सुना और दूसरे का मतलब, समझ रहे हैं? यार एक्चुअल में बताऊं, यही सब चीज जब मैं घर जाती हूँ ना तो मैं हंसती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। माहौल जो है ना थोड़ा चेंज होता है। तो ठीक है, तो एक आंख से भी सुमा मैडम वैसे ही दिखाई देगी जितनी दोनों आंख से। क्लियर है? आधी नहीं दिखाई देगी। अब हम लोग आते हैं शिक्षण की विधियां। कौन सा मैम? अच्छा बड़ा, उसको मैं ना उनको बोल करके आप लोग के ग्रुप में पीडीएफ में करके डलवा दूंगी। आप लोग उसको अच्छे से कलरफुल तरीके से बनाइएगा, चीजों को रंगीन रखिए, अच्छा लगेगा, जीवन रंगीन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधियां। देखिए, बुक खोलेंगे ना, सामान्य सामान्य चीजें हैं। मैं जो यहाँ बता रही हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा देख करके, क्या हटके है ये पढ़ना तब पता चलेगा। शिक्षण की विधि की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो शिक्षण की विधि 2 प्रकार की है। ये मेरा रूपरेखा ठीक ठाक तो लगता है ना जो बनाती हूं मैं अक्सर ऐसी टाइप का कार्यक्रम करती हूँ। ठीक है, तो शिक्षण की विधि में पहला आता है आपका प्रभुत्ववादी विधि। ठीक है, पहला आपका क्या आ रहा है? प्रभुत्ववादी विधि आ रहा है, प्रभुत्ववादी विधि। और दूसरा कहलाता है आपका जनतांत्रिक। अब चलिए, मैं चाहूं यहां तो इसको सरल भाषा में बता सकती थी, पर मैं जानती हूं कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है। आपको प्रभुत्ववादी को इसी को मैं यही
शिक्षक केंद्रित कहूं तो ठीक है, और यही हम लोग, एक मिनट, ठीक है, शिक्षक केंद्रित कहूं तो यही जनतांत्रिक को मैं क्या कह दूं, छात्र केंद्रित। अब तो समझ में आ रहा है ना? चीजों के सारे टर्म्स याद रखने हैं, अर्थात ये क्या है, टीचर सेंट्रिक, ये क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक। क्लियर है? शिक्षक केंद्रित का तात्पर्य ये है कि यहां एक्टिव अवस्था में कौन रहता है, सक्रिय कौन रहेगा, और यहां सक्रिय कौन रहेगा। क्लियर है? जब हम विषय वस्तु की कोई ऐसी विधि यूज करते हैं जिसमें केवल शिक्षक के तरफ से ही क्रिया हो रही है, छात्र की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, वो कहलाता है आपका शिक्षक केंद्रित। जबकि ऐसी विषय वस्तु या विधि का प्रयोग आप अपने शिक्षण में करते हैं जिसमें छात्र भी एक्टिव है, तो वो क्या कहलाता है, छात्र केंद्रित। एक्चुअल में याद रखिए कि वृहद विषय वस्तु के लिए, जिसका बहुत वृहद विषय वस्तु है, जिसको हमको सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करना है, उसके लिए शिक्षक केंद्रित आवश्यक है। जैसे कॉलेज में बहुत बड़े बड़े लेक्चर होते हैं और उसको लेक्चरर जो रहता है या आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर्स रहते हैं उसको सारगर्भित रूप में पढ़ के आते हैं और आपको उसका क्या प्रदान करते हैं, लेक्चर प्रदान करते हैं। क्लियर है? जबकि छात्र केंद्रित में क्या होता है, छात्र केंद्रित में हमको छात्र को एक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी विधियां करानी पड़ती है। ओके, ठीक है? तो ये बड़े लोगों के लिए, बड़े बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है, छात्र केंद्रित छोटे बच्चों के लिए आवश्यक होता है। तो इसको उतारिए आप लोग रूपरेखा को। यहां कुछ छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित के नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और उनके कुछ विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले यहां मुख्य फोकस विषय वस्तु का या पठन पाठन का शिक्षक होता है, जबकि यहां छात्र होता है। अब ये बताइए, अगर शिक्षक है यहां तो लचीला ज्यादा कौन रहेगा, लचीला पठन पाठन में लचीला स्थिति किसकी होगी, छात्र केंद्रित की होगी कि शिक्षक केंद्रित की होगी? हाँ, देखिए यही सब नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग फंसते हैं। दिमाग लगाइए, कौन कौन ज्यादा लचीला रहेगा? हाँ, छात्र केंद्रित कि शिक्षक केंद्रित? देखिए, मुख्य रूप से जो ज्यादा लचीला रहेगा वो आपका छात्र केंद्रित रहेगा, ये लचीला रहता है। हाँ, इसीलिए तो नहीं देना है ना अपने को लेक्चर। देखिए, आपको मैं विधि बता रही हूं, जब आप अपने स्कूल में पढ़ाएंगी तो ये दोनों विधि को आपको सीखना है। एक विधि नहीं, शिक्षक को सारे ब्रह्मास्त्र आने चाहिए, तभी देखना वो नाच के भी, गा के भी, पढ़ा के भी, डांट के भी, बोर करके भी पढ़ाता है। आप जो बोल रहे हैं ना शिक्षक केंद्रित क्यों आवश्यक नहीं है, शिक्षक केंद्रित आवश्यक है। मैं पहले ही बताई हूं, कॉलेज में इतने वृहद वृहद स्तर हैं, इतने वृहद वृहद चीजें हैं जिसको आप एक एक चीज को एक्टिविटी करा करके नहीं सिखा सकते। साल निकल जाएगा, सिलेबस का पूरा कोर्स निकल जाएगा, सत्र निकल जाएगा, बच्चा छात्र सीख नहीं पाएगा। उसको हम क्या करते हैं, सार गर्भित तरीके से हम उसको व्याख्यान मेथड के जरिए, लेक्चरर विधि के जरिए हम उसको विषय वस्तु को समझाते हैं।
क्यों? क्योंकि बचपन से उस विषय वस्तु के छोटे छोटे कंटेंट के बारे में छात्र शुरू से ही पढ़ते आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं क्वांटम सिस्टम को बता रही हूं, क्वांटम नंबर्स को बता रही हूं, या किस प्रकार से हम लोग, ठीक है, किसी और चीज का विचारधारा को सीख रहे हैं, दर्शन शास्त्र के बारे में बता रही हूं। अब मैं दर्शन शास्त्र को, मैं यहां, आप कभी सुने होंगे दर्शन शास्त्र, आत्मा, जीवात्मा, परा, अपरा, प्रकृति, पुरुष, सारे दर्शन है, सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, वैशेषिक दर्शन, है ना। तो वो आप, मैं एक्टिविटी से बताऊंगी ना, तो आप लोग को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और वो मैं करवाना नहीं चाहती। मोक्ष की प्राप्ति क्या है? अच्छा देखिए, मोक्ष की प्राप्ति, एक विषय वस्तु से भटक रहे हैं। मोक्ष का तात्पर्य ये नहीं है यार कि मरने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब आप जीते जी उस ईश्वर के तत्वों को या उसका अनुभव कर लेते हैं, अपने जीवन के रहते हुए उसको आप प्राप्त कर ले रहे हैं, तो वो कहलाता है मोक्ष। बहुत सारे भौतिकवादी दर्शन शास्त्री हैं जो जीते जी भौतिकवाद में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। ठीक, कभी कभी दर्शन सुनिएगा मेरे से, अचानक फ्री वाले में पढ़ेंगे, मजा आएगा। तो दर्शन शास्त्र को क्या आप छात्र केंद्रित होकर पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। आपको उसके लिए लेक्चर देना होगा, और लेक्चर देने के लिए बहुत सारे उन्होंने, दर्शन शास्त्री लोग में भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मालूम है, उदाहरण देते हैं। उदाहरण जैसे देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए निमित्त माने घड़ा, मिट्टी जो है, मिट्टी से ही घड़ा बनता है, पर घड़े में जो गुण होता है वो मिट्टी में नहीं रहता। ये दर्शन का है तर्क, है ना, कि अगर पानी ग्रहण करने की क्षमता घड़े में होती, मिट्टी में होती, तो घड़े की आवश्यकता क्यों होती? ये सब मतलब ये बहुत अच्छा डील वाला है, बताऊंगी कभी इसको। तो ये चीज लेक्चर के विधि से ही माध्यम से सिखाया जा सकता है। ये बड़े छात्रों को बताया जा सकता है जो उसके छोटे छोटे विषय वस्तु को पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के क्या कर चुके हैं, अधिग्रहण कर चुके हैं। पर जब छात्र 5वीं कक्षा में है, सोलर कुकर देखा नहीं है, घर में बनते चूल्हा, चूल्हा मा साग, अब चूल्हा वाले ला बोलवे कि यह का है, सोलर कुकर होते ओमा खाना पकते। क्वेश्चन मार्क पहला, व्हाट इज सोलर कुकर, ये काय है? ओके, ठीक। तो सोलर कुकर के लिए आपको छात्र केंद्रित विषय वस्तु का, अर्थात आपको घर से बना के लाना पड़ेगा पुट्ठा में सोलर कुकर। आप समझ रहे हैं? हमको दोनों विधियां सीखनी है, आनी चाहिए। इसके अंतर्गत अब कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो सबसे पहले इसका सबसे बेस्ट उदाहरण रहता है हमारा व्याख्यान विधि। मैं बोल रही हूं, केवल बोल रही हूं, लिख नहीं रही हूं ना, केवल बोल रही हूं और आप केवल सुन रहे हैं। क्लियर है? वो है व्याख्यान विधि। और कुछ इसमें बताने की आवश्यकता है क्या? व्याख्यान सुन रहे होंगे, लेक्चर मेथड क्लियर होनी चाहिए चीजें। नेक्स्ट आपका है, सेकंड में आपका हो गया कौन सा मेथड? आप इसको बोल दीजिए व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन विधि मेथड। व्याख्यान, ये स्लिप होता है मेरे से, अभी प्रैक्टिस होने में थोड़ा टाइम है ना। व्याख्यान सह प्रदर्शन, ओके। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, और इसी को ही हम लोग कहते हैं लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन विधि। क्लियर है? अब इससे तात्पर्य क्या है? मैं यहां लिख करके दिखा रही हूं आपको, मैं आपको यहां लेक्चर भी दे रही हूं। यह भी एक प्रकार का शिक्षक केंद्रित है। कब? जब मैं आपको रटवाती नहीं,
जब विषय वस्तु को लास्ट में जो मैं बोलवाती नहीं तब, पर मैं बोलवाती हूं। ठीक है, आप नहीं बोल सकते शिक्षक केंद्रित है, मैं छात्र केंद्रित सिखाती हूँ। ओके, चित्र भी बनाती हूं आपको समझाने के लिए। तो जब हम किसी चीज को व्याख्यान दे रहे हैं या उसका मॉडल बस प्रस्तुत करके दिखा रहे हैं कि देखो ये पाचन तंत्र है, ये आमाशय है, ये पित्ताशय है, पित्त रस से ये चीजें निकलती हैं, ये हमारा ब्रेन का मॉडल है, ब्रेन के मॉडल में ये अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्चिम मस्तिष्क है, ये हाइपोथैलेमस है, ये सेरिबेलम है ना, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, इसके ये कार्य है। ये मैं बोल भी रही हूं, आपको चित्र में हल्का फुल्का दिखा दी। वो आपका है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ये भी शिक्षक केंद्रित के अंतर्गत अर्थात प्रभुत्ववादी केंद्रित के या प्रभुत्ववादी विचारधारा या विधि के अंतर्गत आता है। प्रभुत्व किसका है यहाँ? शिक्षक का प्रभुत्व है, इसीलिए इसको शिक्षक केंद्रित को प्रभुत्ववादी कहा जा रहा है। मेरा प्रभुत्व है यहाँ। ओके, पर जब आपका प्रबुद्ध हो जाता है, कब? जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, चिल्ला चिल्ला के आप उसका आंसर देते हैं, तब वो छात्र केंद्रित हो जाता है और उसके बाद वो जनवादी केंद्रित या जनतांत्रिक विधि के अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण इसका, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, शिक्षक केंद्रित में जो हम लोग यूट्यूब में देखते हैं ना, बहुत क्रेज है, हमारे जमाने में नहीं था, अच्छा है इस बार। तो ये जो है, आप टीवी से कोई चीज देख रहे हैं, प्रोजेक्टर से कोई चीज देख रहे हैं, ये भी कौन सा है? हाँ, व्याख्यान प्रदर्शन में ही है। टीवी वाले से ना, जैसे उदाहरण के लिए आप, हाँ क्या चीज बोले? हाँ, ये वीडियो ऑडियो विजुअल हो सकता है। टीवी मतलब टेलीविजन, आप नहीं समझे, सुनिए, रुकिए मत देखिए अभी। देखिए, यहाँ टीवी से मतलब क्या है? टीवी से मतलब ये है कि अभी एक चीज याद रखिए, यूजीसी के द्वारा, ठीक है, अभी या दूरदर्शन के द्वारा, दूरदर्शन कभी देखते हैं, बहुत सारे शैक्षणिक चैनल दिखाते हैं। आप कभी दूरदर्शन खोलिएगा, उसमें कृषि से संबंधित और जो आपका स्वयं स्वयं प्रभा है ना, मूक्स के अभी पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ेंगे, आपके कोर्स में नहीं है शायद, मूक्स ऑनलाइन मेस्यू ओपन, नहीं, ऑनलाइन ओपन मूक्स, मेस्यू ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। ये मूक्स जो है वो वास्तव में स्वयं प्रभा या स्वयं जो है उसके अंतर्गत 40 चैनल निकाला है। उस 40 चैनल में केवल शैक्षणिक गतिविधियों को बताया जाता है, जिसके अंतर्गत आप विधि सीख सकते हैं केवल टीवी से, लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं केवल टीवी से। आप आर्यभट्ट नाम का चैनल है या कौटिल्य नाम का चैनल है, जिससे आप इकोनॉमिक्स सीख सकते हैं, जिसमें आप होम साइंस भी सीख सकते हैं, ठीक है। जिसमें वेद व्यास नाम का चैनल है जो यूजीसी के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें आप नेट की तैयारी या सेट की तैयारी, यही शिक्षण एजुकेशन की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको चैनल बता रही हूं, कल से मेरा दुकान बंद, पर एक चीज याद रखिए, केवल कितना याद करोगे उससे, आपके पास मटेरियल सब है, मैं यहां याद करवा रही हूं, ठीक है। तो बहुत सारे चैनल, 40 चैनल है शैक्षणिक चैनल, जो सरकार के द्वारा फ्री दिया जा रहा है। खोल के देखेंगे, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग के हैं, आपके विधि, और सबका अलग अलग नाम है, सरस्वती, वेद व्यास, आर्यभट्ट, कौटिल्य, है ना, ये सारे उसके क्या है, चैनल्स हैं। तो ये सब जो टीवी से सीख रहे हैं वो शिक्षक केंद्रित के अंतर्गत आ रहा है। कैसे आ रहा है जी? क्योंकि टीवी से आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, टीवी वाली मैडम आपको रटवाएगी नहीं, टीवी वाली मैडम आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं कराएगी। आप उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप बैठे बैठे उस चीज को सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, वो भी क्या है, टीवी से हम भी शिक्षण, टीवी का मतलब ये नहीं केवल पिक्चर, टीवी अभी बहुत मजबूत हो गया है पढ़ाई के लिए, दूरदृष्टि शिक्षण प्रणाली बहुत अच्छा हो गया वो,
ठीक है। तो अब आपका आता है जनतांत्रिक विधि में। अब इसमें आता है मेन क्वेश्चन। सरल से तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, कठिन से स्टार्ट करूंगी। आप लोग से पूछूंगी कितना जान रहे हैं, आज पूछूंगी। ठीक, सीटेट क्वालिफाई है ना अधिकतर लोग? पूछूं? चलो, क्यों नहीं पूछूं? पीछे वाले नहीं बोल दिए, मैं पूछूंगी। आप मुझसे पूछिए, मैं आपसे पूछूंगी, तभी तो अच्छा लगेगा, है ना? चलिए, ये इसमें सक्रिय कौन रहता है? छात्र रहता है। एक चीज याद रखना, सक्रिय शिक्षक रहेगा, ये अनुशासन पूर्वक रहता है। पर छात्र केंद्रित में अनुशासन भंग होने की क्या रहती है? संभावना होती है। ठीक, चलिए, इसमें अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है। दूसरा, इसका मुख्य फोकस छात्र रहता है। इसमें वार्ता होने, मैंने कहा कि चलिए ये चीज बताइए, है ना? और एक छात्र दूसरे छात्र से बोल रहा है, क्या होगा इसका आंसर? मैंने पूछा आपसे, आप अपना भी ध्यान भंग किए, दूसरे का भी ध्यान भंग कर दिए। मतलब इसमें वार्ता होने की क्या होती है जी? संभावना होती है। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या चीजें होती है? तो पहला है अधिन्यास कार्य विधि। विधि अब देख लेते इसके विधि। ठीक, अब इसको कलरफुल करते हैं, आज बहुत सादा हो गया। चलिए, विधियों में पहला आ रहा है अधिन्यास कार्य विधि। सभी मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम के होंगे, एक आध दो तीन चार लोग को छोड़ के। क्या है ये? हाँ, सुने हैं कभी नाम? अधिन्यास कार्य विधि। लर्निंग बाय डूइंग। क्यों लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगा? लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, अब देखो, इसको मैं सरल करती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ सीडीपी को कोशिश किया कीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में सीखने का। यही मैं लिख देती हूँ एक और शब्द। अब कैसे हो गया? प्रोजेक्ट विधि करें हैं अपने स्कूल में? प्रोजेक्ट विधि सब कोई किए हैं, मैं भी जानती हूँ सब किए हैं, झूठ नहीं बोलना। हाँ, मैं भी एक आध दिन प्रोजेक्ट देती हूँ, अब ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत क्या हो रहा है आपका? इसी को असाइनमेंट मेथड कह रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? सर्वे, संख्यात्मक समस्याओं का समाधान। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं? सर्वे, संख्यात्मक ज्ञान और भी चीजों की विषय वस्तु की हम क्या बनाते हैं? प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट आप बना करके लाएंगे। कैसे है ये छात्र केंद्रित? तो छात्र केंद्रित ऐसा है कि मैंने कहा कि कल आप अपने परिवार और आसपास के समुदाय की वंशावली का प्रोजेक्ट वर्क करके आएंगे। सॉरी, प्रोजेक्ट वर्क करके आएंगे और आप करके आ रहे हैं। मैंने केवल निर्देश दिया, करके आने वाला कर्ता कौन? छात्र। सक्रिय कौन? छात्र। अर्थात हमारा अधिन्यास कार्य विधि जो है वो प्रोजेक्ट विधि कहलाता है, जो छात्र केंद्रित है। आप प्रोजेक्ट बना करके ला रहे हैं। क्लियर है? दूसरा आप डाल दीजिए यहां, मैं आज पूछूंगी पहले, बताऊंगी बाद में। आज पता चलेगा थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, नाम सुने हैं? राहुल, नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि। क्या है ह्यूरिस्टिक विधि जी?
सुने हैं? क्या चीज? बहुत सुंदर। ठीक है, इसी को हम लोग ह्यूरिस्टिक को ही खोज विधि कहते हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं, अनुमानी विधि कहते हैं। 3 नाम लिख लीजिए, ये तीनों में से कोई सा भी दागेगा गोली जैसे भाई से। ठीक है, तो खोज विधि, अन्वेषण विधि, अनुमानी विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। इसके जो जनक हैं वो कौन है, या प्रतिपादक हैं वो कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। गलत हो गया, रुकना ना। आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ठीक, तो इसमें क्या किया जाता है? नाम से ही पता चल रहा है कि यहां क्या किया जाता है। खोज किया जाता है। खोज करने से तात्पर्य यह है कि हम समस्या को छात्र को दे देते हैं और मैं बोलूंगी कि आप एक काम कीजिए, आपके आसपास कितने ओबीसी हैं, कितने एसटी हैं, कितने एससी हैं, ठीक है, इसकी जानकारी कीजिए, वो सर्वे में आ जाएगा। पर अगर मैं यहां कोई चीज को बोल रही हूं, किसी समस्या को मैंने दे दिया और उसमें मैंने कहा कि आप इसका अन्वेषण करके आइएगा, इसमें से इसका हल खोज के लाइएगा, ये क्वेश्चन है, इसका हल खोज करके लाइएगा, और आप घर जाते हैं, उसमें प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार के मेथड लगाते हैं और उसको हल करके लाते हैं, खोज करके लाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? खोज विधि या अन्वेषण विधि। ये छात्र केंद्रित है, क्योंकि यहां भी सक्रिय कौन है, एक्टिव कौन है? छात्र है। अर्थात समस्या को शिक्षक द्वारा छात्रों को दे करके छात्रों से हल खोजने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि। खासकर खोज विधि नहीं बोलेगा, वो यही बोलेगा ह्यूरिस्टिक विधि क्या है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए। एक और अच्छा ह्यूरिस्टिक में यू हट गया ना, ये यहां आएगा ह्यू। एक मिनट, ये आपका हो गया ह्यूरिस्टिक। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग एक चीज और लिखिए, कार्यक्रम अनुदेश विधि। क्या है ये? मैं जानते हो आज क्यों ऐसा कर रही हूं? मैं भी शिक्षण शास्त्री बन रही हूं, शिक्षा शास्त्री। मैं विभिन्न प्रकार के मेथड आप लोग के ऊपर यूज करती हूँ। जानते हैं क्यों? जब मैं अगर बोलूंगी ना कि आप लोग घर जा करके या सीडीपी जब भी पढ़ते हैं तो उसके कुछ इंग्लिश मेथड और हिंदी मेथड दोनों याद कर लेना। हमारी प्रक्रिया क्या है कि जब हम बोलते हैं, जब हम सुनते हैं, उस चीज को हम नहीं कर पाते। जिस चीज को हम फील करते हैं ना, जब जब कठिनाई फील करते हैं जीवन की परिस्थितियों की, तब हमको समझ में आता है कि उस चीज की आवश्यकता क्या और कहाँ है। बताइए इसका क्या मतलब है? अधिकतर लोग हिंदी का ही पढ़ के जाते हैं। हम यहां करें कार्यक्रम अनुदेश विधि को क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विधि, कार्यक्रम अनुदेश विधि।
ठीक है, क्या है ये? क्या है ये है कि जब मैं कोई विषय वस्तु को प्रोग्रामिंग तरीके से आपके समक्ष पेश कर रही हूं, और पेश करने के बाद इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रतिपुष्टि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीडबैक, ऐसे ही ना? तो जब मैं किसी प्रकार का अनुदेश दे रही हूं, इंस्ट्रक्शन दे रही हूं कि आप एक काम करो, देखो जी ऐसे बनाया जाता है चौक, आपने यहां देख लिया, और उसके बाद आप जा रहे हैं घर में कल चौक बना के लेकर के आना, बच्चे लोगों के लिए बीएड में अधिकतर करवाते हैं, आप करके, हाँ, कार्यशाला में नहीं रहता है ये। कोई भी ऐसा विषय वस्तु या कार्यक्रम, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी ऐसा विषय वस्तु जिसको एक प्रोग्राम के तहत मैं प्रेषित कर रही हूं या आप प्रेषित कर रहे हैं, उसके लिए मैं निर्देश दे रही हूं कि आपको चरणबद्ध तरीके से ऐसे 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 काम करना है। ठीक है, मैं प्रोग्रामिंग तरीके से वो विषय वस्तु को आपको बताई, और आप फीडबैक के रूप में आप उस काम को करके आए। अनुदेश देने का काम किसका था? मेरा था। प्रोग्राम के रूप में आप उसको लागू कर रहे हैं, और उसके बाद आप ही उसका फीडबैक ला करके दे रहे हैं, वो कहलाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विधि, कार्यक्रम अनुदेशन विधि। ओके, समझ में आया? क्यों है ये छात्र केंद्रित? भाई मेरा भी तो रोल है, मैं तो अनुदेश दे रही हूं, इंस्ट्रक्शन दे रही हूं। क्यों है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहां फीडबैक देने के लिए सक्रिय आप हो रहे हैं, मैं नहीं। मैंने केवल निर्देश दिया, आप ऐसा ऐसा करके ले आइएगा, फाइल बना के ले आइएगा, बॉटनी का है ना, 5 पेज जोड़ दीजिएगा, और जितने पत्ते हैं और जितने जड़ हैं वो सबको चिपका के ले आइएगा, और उसमें उसके बॉटनिकल नेम लिख लीजिएगा, उसके सामान्य नाम लिख दीजिएगा, और वो कौन से कुल का है, कौन से गण का है, और कितने उसमें वैरायटीज हैं, उसके बारे में आप छोटा सा डाल दीजिएगा, और आप उसको करके आ रहे हैं। मैंने केवल इंस्ट्रक्शन दिया, आप रंग बिरंगे तरीके से, अलग अलग तरीके से मेहनत करके आप वो बेबलियो फाइल बना करके ला रहे हैं ना, है ना? हर्बेरियम फाइल भी बोलते हैं, ऐसी बुक के लिए बनाते हैं, वो भी है बेबलियो फाइल, है ना? तो वो सब चीजों को हर्बेरियम फाइल भी बना करके ला, मतलब क्राफ्ट जो वर्क करवा, हाँ, वो लेकर के आते हैं। इसी में आएगा, वो भी इसी में आएगा, वो भी छात्र केंद्रित है। उसमें जितना छात्र, वो बच्चे लोगों को बोलते हैं ना बेबलियो फाइल बना करके लाना, तो जितना छात्र नहीं काम करता उससे ज्यादा उसकी मम्मी काम करती है। ठीक है, बच्चा जाके कूदते रहता है और मम्मी यहाँ पेस्ट कर रही है, ऐसा ऐसा ऐसा, बेटा एक काम करना, इसको मम्मी मैडम को जाके दे के आ जाना, और मैडम भी खुश। वास्तव में उसको छात्र को करना चाहिए, पर अगर छात्र नहीं कर पाता तो मम्मी को करना पड़ता है। ठीक है, तो वो मम्मी केंद्रित हो जाता है ना? आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विधि के बाद जो आपका नेक्स्ट जो है आपका कहलाता है कौन सा विधि? वो कहलाता है आपका डिस्कशन या चर्चा विधि। देखो ये थोड़ा बोर लगेगा, पर इससे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो थोड़ा ऐसा हो जाता है, चर्चा। ठीक है, डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन विधि। इसमें चर्चा हो रही है, चर्चा का मतलब ये दो तरफा संचार है। कैसा संचार है? दो तरफा संचार है। क्लियर है? दो तरफा संचार कैसे है? मैंने कोई बात की चर्चा की, आपने उस पर रिप्लाई दिया, चर्चा दोनों कर रहे हैं। ठीक है, पर एक्चुअल में चर्चा विधि का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? छात्र होना चाहिए। प्रत्येक चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु
छात्र होना चाहिए, इसीलिए इसको छात्र केंद्रित में रखा गया है। क्लियर है? उसके बाद आप नेक्स्ट लिखिए एक और, इसको बताइएगा। मैं इसको हिंदी में नहीं लिखती, याद करती, क्योंकि इसको ऐसे ही याद करना है। काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक लर्निंग। क्या है काइनेस्थेटिक लर्निंग? हाँ, क्या है काइनेस्थेटिक लर्निंग? नहीं मालूम? देखो मैं बोली ना, मैं ना बुक से थोड़ा सा हो जाएगा अलग, है ना? इसको जानिए, क्या है काइनेस्थेटिक लर्निंग? काइनेस्थेटिक लर्निंग का तात्पर्य यह है कि हम जब शारीरिक रूप से कार्य करके, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा किसी चीज को हम क्या करते हैं, सीखते हैं या सिखाते हैं, वो कहलाता है काइनेस्थेटिक लर्निंग। जैसे उदाहरण के लिए, अब आपको समझ आएगा, रोल प्ले, ड्रामा, काइनेस्थिक गतिविधि, शरीर के गतिविधियों के द्वारा ही क्या कर रहे हैं आप, काइनेस्थिक लर्निंग ग्रहण कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए, सिमुलेशन। व्हाट इज सिमुलेशन? क्या है सिमुलेशन? क्या है जी, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, सब सी टेट पास है, कैसे पास कर दिए मैं पूछ रही हूं, चलिए बताइए। बहुत पढ़े हैं, मेरे को मालूम है, और सबका सब पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं, मैं जानती हूँ, और ये सब उस समय याद था, पर आप लोग क्या किए, चेतन और अचेतन के चक्कर में फंस गए। ठीक है, तो काइनेस्थेटिक लर्निंग के बाद हमारा सिमुलेशन आ रहा है। टाइम हो गया है क्या? हो गया है, हो गया है। तो काइनेस्थेटिक के बाद सिमुलेशन आ रहा है। सिमुलेशन का तात्पर्य है कि किसी चीज का आप अभ्यास कर रहे हैं। कैसा अभ्यास? आभासी अभ्यास। आभासी अभ्यास, जैसे उदाहरण के लिए, अच्छा दो चीज हम लोग सीखे हैं, इसी टाइप का एक और नाम था, पिछले पढ़े हैं, क्या पढ़े थे? स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब उद्दीपक, सिमुलेशन मतलब आभासी अभ्यास, सिमुलेशन मतलब आभासी प्रयोग। जैसे उदाहरण के लिए क्या कह सकते हैं, आपको पहली बार एरोप्लेन के चलाने के बारे में सिखाया जा रहा है, एरोप्लेन के बारे में सिखाना है, तो क्या आपको डायरेक्ट एरोप्लेन में बैठा करके चालू करवा देंगे? तब तो फिर हैदराबाद कहाँ कोई कांड हुआ था ना, अहमदाबाद वाला सीधा बिलासपुर में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में एक न्यूज। क्लियर? वैसा नहीं करना है। तो मैं आप लोग को किसी दिन सीखना होगा, या कोई आपको सीखना होगा, तो आपको उठा के लेके जाएंगे, हम लोग ऐसा आभासी एरोप्लेन बनाएंगे, या बंद हुआ आभासी रूप से बना हुआ पूरा फंक्शन युक्त आपको एरोप्लेन दिखाएंगे। उसमें दिखाएंगे ये लाल बटन, ये हरा बटन, ये फ्यूल का बटन। एक तो मूवी था ना जिसमें फ्यूल खत्म हो रहा था, वो कहाँ मैं पहुंचाऊं बोलता है, तो वो लाल बटन, आपके बाजू में लाल बटन है, उसके बाजू में पीली बटन है, वो तुरंत लाल बटन कहाँ मैं दबा दिया, वही नहीं दबाना था। अब आपका फ्यूल क्या हो चुका है जी, बंद हो चुका है। तो वो क्या था, वो सिमुलेशन करना था उनको, जिसने सिखाया सिमुलेशन करके सिखाना था, एरोप्लेन में बैठा दिए, वही हो गया फिर हैदराबाद कांड, है ना? तो फ्यूल हम बंद नहीं करेंगे, आपको बंद वाले एरोप्लेन में ले जाएंगे, सारे बटन के हम फंक्शन आभासी एरोप्लेन या कार्यशाला बनाने के बाद आपको वो काम कराना सिखा रहे हैं, तो वो कहलाता है सिमुलेशन। जैसे आप ड्राइविंग भी सीखते हैं, वो भी क्या है,
जैसे आप अग्निशामक यंत्र में सीखते हैं, अग्निशामक क्रियाविधि सीखते हैं, ठीक है। अब कोई तुरंत तो ले जा करके नौसिखिया को चल आग लगाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ले फायर ब्रिगेड वो करो, तो वो क्या हो जाएगा, सिमुलेशन नहीं है। सिमुलेशन में आप विषय वस्तु का आभासी प्रतिरूप छात्र के सामने प्रस्तुत करते हैं, छात्र उन चीजों को करके देखता है और करने के बाद ही सीखता है। तो कर कौन रहा है सिमुलेशन में, छात्र, इसलिए ये कौन सी विधि में है, छात्र केंद्रित। जल्दी से शॉर्टकट में करती हूँ, टाइम हो गया है क्या, 40 हो गया। आज यहीं रोकू क्या, कल बाकी आगे का करें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।